वेलकम गाइस। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो यूनिट है आज का हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो लेक्चर है ये एक तो ट्वेल्थ क्लास के लिए है और ये स्पेसिफिकली नीट क्लास के लिए है। वो अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं नीट में वो से सारी फुलफिल हो जाएंगे इस यूनिट के। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसे कि आपको पता ही है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़। ये प्रोसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़ होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप बात करेंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स होते हैं, एक पेयर टेस्टिकल्स के होते हैं, along with accessory ducts, glands and external genitalia. Before we start this in detail, I will tell you that it's not good to attempt this very lecture before you have studied thoroughly the units of the human reproduction. तो आप उनके उनके जो क्लासेस हैं वो आप पहले क्लियर कर लें और फिर ये रिवीजन में आपके लेवल को और बढ़ाएगा और नीट के काबिल आपको बनाएगा। तो देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, a pair of testicles, accessory ductus, glands and external genitalia। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। यहाँ पे है ये, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? इट इज़ अ पैच ऑफ पिगमेंटेड स्किन हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। और इसी में होते हैं जिनको आप कहते हैं टेस्टिकल्स। दीज आर द टेस्टिस। और यहाँ पे होता है इस स्क्रोटम के बीच में एक सेप्टम, जिसको आप कहते हैं सेप्टम सुक्रोटी। सेप्टम सुक्रोटी। ये सेप्टम सुक्रोटी इस स्क्रोटम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक हिस्से में एक टेस्टिकल रहता है, दूसरे हिस्से में दूसरा रहता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि द टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए थिन पाउच स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। ये आउटसाइड द एब्डोमेन होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ about 2 to 2.5 lower than the normal body temperature necessary for spermatogenesis. Each testis has testicular lobules which contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. यहाँ पे फिर एक बार आप आइए और फिर एक बार हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया है। यहाँ पे इस तरीके से आपको कहा गया है कि ये स्क्रोटम है, लेकिन ये जो है ये एब्डोमेन के बाहर होता है स्क्रोटम। तो क्यों होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे पॉसिबल होती है, क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2 to 2.5 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द एब्डोमिनल टेम्परेचर। हमारे एब्डोमेन और हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में 37 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है, लेकिन स्क्रोटम में इससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होता है। क्यों? उसी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल है। तो दैट इज़ वाई द testes are located outside the abdomen in a separate pouch which we call as the scrotum। और scrotum जो है, scrotum में होते हैं दो टेस्टिकल्स, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला। और ईच टेस्टिस या टेस्टिकल आप कहिए, इसमें होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे आपने एक इस तरीके से टेस्टिस लिया और टेस्टिस के अंदर होते हैं बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर द, ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हैं इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसके बाद आइए, wall of each seminiferous tubule is lined by single layered germinal epithelium and tall serotoli cells or sustentacular cells are present. Serotoli cells provide nutrition to the developing sperms. In between seminiferous tubules, interstitial cells of Leydig are present which create androgens, that's male sex hormones। तो फिर एक बार यहाँ पे आइए आप, फिर एक बार यहाँ पे आप ध्यान रखिए यहाँ पे हम क्या कहने जा रहे हैं आपसे। तो ये कहा जा रहा है आपको कि जब आप ये देखते हैं ये टेस्टिस है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुए। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 तक होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये इसमें बड़ी सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं सेरोटोली सेल्स। ये हैं सेरोटोली सेल्स।
और इसके बगैर भी होती हैं छोटी इस तरीके की सेल्स होती हैं, जर्मिनल इप्थीलियल सेल्स ऐसे। तो यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, और फिर यहाँ बनते हैं स्पर्मेटोजोआ inside the seminiferous tubules. So the seminiferous tubules are just like the industries which produce the spermatozoa. लेकिन ये जो सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं सेरोटोली सेल्स, दे आर आल्सो नोन एज नर्स मदर सेल्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, सो दैट दे गेट नरिशमेंट एंड दे डेवलप इजीली। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुआ, इनके दरमियान होती हैं कुछ सेल्स जिनको आप कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको कहा जाता है लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स, ये लिडिक सेल्स जो होती हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लिडिक भी कहा जाता है। ये लिडिक के नाम पे इन सेल्स का नाम दिया गया है, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज द लिडिक सेल्स। ये है लिडिक सेल्स के बारे में बात। लेकिन यहाँ पे याद आपको रखना है कि ये जो लिडिक सेल्स हैं, these are only endocrine cells of the testes, ये वाहिद एंडोक्राइन सेल्स हैं टेस्टिस की, एंड दे secrete टेस्टोस्टेरोन जिसको आप कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन और एंड्रोजन। इसके बाद चलिए, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर क्लोज्ड एट वन एंड बट on the other side they joint form structures called retired testes, where from fine ductules called vas efferentia arise. The vas efferentia leave the testes to open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. Vas deferens is connected with the epidermis at the tail end. The union of the canals canals from seminal vesicle and vas deferens forms ejaculatory duct. यहाँ पे ये चीज़ कही गई, this duct stores and transports sperm from the testes to outside through urethra. The penis is cylindrical and highly vascularized copulatory organ. The enlarged end of the penis is glans pens and is covered with skin fold known as prepuce. यहाँ पे आइए फिर एक बार देख लेते हैं क्या बात है यहाँ पे। देखिए, ये जो एक आप देख रहे हैं, ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक तरीके से एक साइड से ब्लाइंड होता है, वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे साइड में इसके छोटे छोटे डक्ट्यूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं इस तरीके से, और वो बनाते हैं स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल एज, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप कहते हैं रिटिटेस्टीज। रिटिटेस्टीज, और रिटिटेस्टीज जो हैं, रिटिटेस्टीज आगे जाके बनाते हैं वॉस एफरेंशिया, और फिर वॉस एफरेंशिया मिल के बनाते हैं एक कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं एपिडिडाइमस। ये बहुत एक लंबा एक डक्ट होता है एपिडिडाइमस, और हाईली कन्वोलेटेड होता है। तो इसके बाद यही एपिडिडाइमस आगे चल के फिर वॉस डिफरेंस के साथ मर्ज हो जाता है, और वॉस डिफरेंस फिर राउंड द यूरिनरी ब्लेडर चला जाता है, राउंड द यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर, यूरिटर्स के ऊपर चला जाता है, और वो फिर यूरेथ्रा के साथ मिलकर एक यूरिनरी जेनिटल डक्ट बनाता है। लेकिन उस पॉइंट पे जहाँ पे मर्ज हो जाता है यूरेथ्रा विद व्हाट वी कॉल एज द दिस वॉस डिफरेंस, वहाँ पे उसको कहा जाता है वो इजैकुलेटरी डक्ट का पॉइंट होता है। और फिर यूरेथ्रा जाता है थ्रू पेंस। जो पेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पॉन्ज टिश्यू होते हैं जिनको कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम आप कहते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे बहरहाल। लेकिन ये जो टिप ऑफ द पेंस होता है यहाँ पे, इसको आप कहते हैं ग्लांस पेंस। ये है ग्लांस पेंस, और इस पे एक थिन सेंसिटिव फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको आप कहते हैं प्रिप्यूसी और फॉर स्किन, इट्स हाईली सेंसिटिव पैच ऑफ द स्किन। इसके बाद मेल एसेरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल एसेरी ग्लैंड्स में है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जिनको आप कॉर्पस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके बाद है इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन है। सेमिनल वेसिकल्स, दीज सिक्रीट विस्कस फ्लूइड व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स मैन पार्ट ऑफ द इजैकुलेट। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो एक बड़ा हिस्सा बनाता है सीमेन का। सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंड्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे आप याद रखिए कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। सेमिनल सिक्रीशन में होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज शुगर हमारी बॉडी में और कहीं पे भी नहीं बनता है, सिर्फ यहीं पे बनता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ द रेप केसेस। वो आप डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर किसी फीमेल का ये हो गया, रेप हो गया, तो हम उसको उसके वेजिनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अगर हम उसमें फ्रैक्टोस पाते हैं सो इट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ द रेप, बिकॉज इन मेल एज वेल एज इन फीमेल बॉडी फ्रैक्टोस इज नोवेयर सिंथेसाइज्ड एक्सेप्ट इन द सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद इसमें प्रोस्टाग्लैंड्स भी होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, तो और क्लॉटिंग प्रोटीन्स। फिर एक बार मैं रिपीट कर लूँ कि इस लेक्चर को अटेम्प्ट का आपको
ये तो जहन में नहीं होगा कि शायद बहुत कम हमें नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। ये कम नहीं है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। यहाँ पे हम डायग्राम्स भी टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप ये देख रहे हैं, आपने आपका जो बेसिक ए लेवल का कोर्स है जिसमें आपको डिटेल्ड में मेल फीमेल और प्रोडक्ट सिस्टम्स पढ़ने हैं, वो आपने किया होगा और उसी के बाद आपको ये अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके लेवल को बढ़ाने का लेक्चर है जिसमें आपको नीट के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन कंटेंट्स, इसमें प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में होता है साइट्रिक एसिड और कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसिड फॉस्फेटेस, एमाइलेज, पेप्सिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम की इसमें कुछ एंजाइम्स होती हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। आइए अब हम कुछ और ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको आप कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये एक लिब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करते हैं और अल्कलाइन नेचर की होती है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर कोई एसिडिटी होती है इन द यूरेथ्रा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बातें हो जाए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप कहते हैं, इसमें होती हैं एपियर ऑफ ओवरीज, एब्डोमेन में होती हैं ये, एपियर ऑफ ओविडक्ट्स, वहाँ से ओविडक्ट्स निकलते हैं, फिर यूट्रस, सर्वैक्स, वेजिना और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है फीमेल्स में। ओवरीज रिमेन अटैच विद एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच की हुई होती हैं बाय ओरियन लिगामेंट, जिनको आप कहते हैं मीजोवेरिया। इस तरीके से आप मान लीजिए कि एब्डोमेन है, यहाँ पे है ओवरी, यहाँ पे दूसरी ओवरी है, तो ये रहते हैं अटैच्ड विद व्हाट वी कॉल एज एब्डोमिनल वॉल बाय ओरियन लिगामेंट। इस तरीके से एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच की हुई होती हैं एक लिगामेंट के जरिए, जिसको आप मीजोवेरियम कहते हैं। ये फोल्ड एक पेरिटोनियम का होता है, पेरिटोनियम एक मीजोडर्मल लाइनिंग होती है। तो इसके बाद है जो ओवरीज है, ये कवर्ड की हुई होती है बाय क्यूबिकल इप्थीलियम, क्यूबॉइडल इप्थीलियम होती है, जर्मिनल इप्थीलियम, वही इन ओवरीज को कवर कर देती है। इसके बाद ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वाजिना कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वाजिना एंड फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये सॉरी, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजिना ये बनाती हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। फेलोपियन ट्यूब्स कन्वे कर देती हैं एग को फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। तो इनमें और एक चीज़ होते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। द ओविडक्ट शोज 3 रीजन्स, इन्फिनिपुलम, एम्पुला एंड इस्थम्स। यहाँ पे आइए फिर एक बार, यहाँ पे आप ध्यान रखें, देखिए ये होती है यहाँ पे एक ओवरी, यहाँ पे ये दूसरी ओवरी, ये है यहाँ पे ये है यूट्रस, ये है यहाँ पे इसका सर्वैक्स और ये है वेजिना यहाँ से। तो यहाँ से इस तरीके से है स्ट्रक्चर, यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे बनाता है इन्फेंडिबुलम और ये स्ट्रक्चर है इस तरीके। ये है, ये जो ट्यूब है इट इज़ नोन एज फेलोपियन ट्यूब, या यहाँ की जो ट्यूब है इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसके 3 हिस्से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। इसमें होता है एम्पुला, स्तम्स होता है, तो और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक और अहम बात है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये चीज़ आप याद रखें, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर आपको पूछा जाए कि फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे होती है, फिर एम्पुला और स्तम्स के दरमियान में होती है, जिसको आप एम्पुलरी स्टमैटिक जंक्शन कहते हैं। ये एम्पुला, ये स्तम्स है, तो इसके बीच की जगह को एम्पुलरी स्टमैटिक जंक्शन कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब जिसको आप कहते हैं ओविडक्ट, भी वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। और अगर वहाँ पूछा जाए कहाँ पे होती है, तो फिर एम्पुलरी स्टमैटिक जंक्शन आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है यूट्रस। यूट्रस जो होता है इसको वोम भी कहा जाता है, हाईली वेस्कुलर होता है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। बाहर की लेयर है पेरिटोनियम, ये होती है एक मेसोडर्मल लाइनिंग। इसके बाद होती है मस्कुलर लेयर, जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। इसके बाद एक ग्लैंड्स की लेयर बनी होती है, जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये है यूट्रस। तो यूट्रस की जो बाहर की लेयर है ये है पेरीमेट्रियम, ऐसे, दिस इज पेरीमेट्रियम। अब अंदर की लेयर है ये, दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम हो गया। सबसे अंदर की जो लेयर है ऐसे ग्लैंड्स की बनी हुई होती है, उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं इसमें।
इसके बाद एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होती हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। आपको पता है एंडोमेट्रियम तैयारी करती है किसके लिए, ताकि वो रिसीव करे फर्टिलाइज्ड ओम। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो वो ओम है वो और वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग सारी ब्रेक डाउन हो जाती है मंथली साइकिल्स में, जिनको आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो यूट्रस ओपन हो जाती है इन द लोअर पार्ट, इन द बॉटम एरिया बाय वाजिना थ्रू ए नैरो सर्वेक्स, लास्ट पार्ट होता है इसका, तो सर्वेक्स के थ्रू वेजिना में ओपन हो जाता है यूट्रस। इसके बाद द कैविटी ऑफ सर्वेक्स इज कॉल्ड सर्विकल कनाल, सर्वेक्स की कैविटी को कहा जाता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को वुल्वा भी कहा जाता है। इसमें दो स्मॉल फ्लशी फोल्ड्स होते हैं जिनको आप लेबिया माइनारा कहते हैं, तो उनके ऊपर होते हैं दो फ्लशी फोल्ड्स जिनको आप लेबिया मेजारा कहते हैं। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि जो फ्लशी एलिवेशन एबो द लेबिया मेजारा होती है उसको मोनस प्यूबिस कहा जाता है। The uppermost angle of the vulva in front of the urethral opening, a small erectile clitoris की बात की जाती है। इन uppermost angle of the vulva, uppermost angle जो vulva का होता है वहाँ पे एक erectile tissue होती है जिसको आप कहते हैं ये clitoris। ये जैसे मेल्स में ये होता है पेनिस, उसी तरीके से ये फीमेल्स में होता है clitoris। और कई इसको व्हाट वी कॉल एज ये भी कहते हैं कि ये जैसे मेल्स में ये पेनिस है इक्वलेंट टू दैट ऑफ इन केस ऑफ द फीमेल्स देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज क्लिटोरिस। लेकिन क्लिटोरिस में कोई जैसे ह्यूमन मेल्स के इस पेंस के थ्रू यूरेथ्रा गुजरती है, क्लिटोरिस में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। इसमें सिर्फ स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं और ये ब्लाइंड होता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन ये भी स्पॉन्जी टिश्यूज़ की बनी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि ये है वुल्वा, ये है इस तरीके से यहाँ पे है ये है the vaginal opening and this is the urethral, this is urethral opening, this one is urethral opening, this is vaginal opening। तो यहाँ पे ये लेबिया माइनारा, ये जो फोल्ड्स हैं ये लेबिया माइनारा कहलाते हैं। इसके बाहर होंगे फ्लशी फोल्ड्स जिनको आप लेबिया मेजारा कहते हैं। यहाँ पे होगा इरेक्टाइल टिश्यू जिसको आप क्लिटोरिस कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बात की गई है। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो ये पेक्टोरल मसल्स, चेस्ट के ऊपर जो मसल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। एक बात यहाँ पे याद रखें, ह्यूमन मेल्स में भी मेमरी ग्लैंड्स होते हैं लेकिन डेवलप्ड नहीं होते हैं, ये फीमेल्स में डेवलप हो जाते हैं। और ब्रेस्टिस के सेंटर में निपल होता है जिसको सराउंड किया गया होता है बाय डीप पिंक एरिया जिसको आप एरियोला कहते हैं। इस तरीके से समझा, ये ब्रेस्टिस का स्ट्रक्चर ऐसे, ये निपल है और यहाँ पे पिगमेंटेड एरिया है जिसको आप एरियोला कहते हैं। तो यहाँ पे द ग्लैंडुलर टिश्यू जो यहाँ पे होते हैं ये मेमरी ग्लैंड्स ऐसे होते हैं यहाँ पे, और वही जाके आगे कुछ साइनोसिस बनाती हैं जो ओपन हो जाती हैं इन द निपल। ठीक है, तो इसके बाद उन साइनोस को आप लैक्टिफेरोसाइनोस कहते हैं। तो ये कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं कंपाउंड ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड्स, ये भी आप याद रखें। इसके बाद डिस्कशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की कर लेते हैं। आपको पता है कि मंथली साइकिल जो फीमेल्स में होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है उस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है ये 3 या 4 दिन तक रहता है, लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है 28 डेज का जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फिर वो जो 3 या 4 दिन का ब्लीडिंग का फेज रहता है उसको आप ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज कहिए, लेकिन जो 28 डेज का एक साइकिल रहता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहली बात इसके बारे में, ये सिर्फ प्रीमेट फीमेल्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली ऑकर्स इन प्रीमेट फीमेल्स, जैसे आपको पूछा भी जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, प्रीमेट फीमेल्स में होता है और किसी फीमेल में नहीं होता। प्रीमेट फीमेल्स का मतलब हुआ ह्यूमन फीमेल्स, मंकीज, इनकी जो फीमेल्स होती है और एप्स की जो फीमेल्स होती हैं। अब जो पहली ये मेंस्ट्रुएशन होती है एक फीमेल में, दैट ऑकर्स रफली एट द एज ऑफ 12 और 13, और उसको कहा जाता है मेनआर्की। जो पहली मेंस्ट्रुएशन है उसको कहा जाता है मेनआर्की। और ये रहता है बरकरार रहता है, दिस इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये बरकरार रहता है आफ्टर द एज ऑफ अबाउट 45 to 46 ईयर्स। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक सीजेशन ऑफ द मेंसेस होता है, उसको हम कहते हैं मिनोपॉज। मिनोपॉज है इट्स एज रिलेटेड फेनोमेना वेयर इन द मेंसेस कंप्लीटली स्टॉप्स एंड दैट्स नोन एज द मिनोपॉज। इसको क्लाइमैक्ट्रिक भी कहा जाता है। अब इसके बाद कोई ओवुलेशन मीन्स द रिलीज ऑफ ओम नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है।
तो इसी के साथ फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। अब इसमें फेजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई। देखिए इसमें 28 डे साइकिल होता है। अब पहला जो फेज़ यहाँ पे माना गया है दैट्स मेंस्ट्रुअल फेज़, ये 1 से 5 दिन तक रहता है मेंस्ट्रुअल फेज़। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो ये है ये एंडोमेट्रियम जो हम कह रहे थे। अब एंडोमेट्रियम किस लिए बना है? एंडोमेट्रियम इसलिए बना है कि यहाँ से जाइगोट फर्टिलाइज होकर आएगा और उसको यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन अब कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो जाइगोट कैसा बना? तो कैसी चेंज इसमें आई? कोई चेंज नहीं आई। अब ये एंडोमेट्रियम जो है इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका क्या होगा? इट विल स्लॉग अवे, इट विल स्लॉग अवे, ये टूट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा विद सम ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओम, और इसको कहा जाता है ये है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन। मेंस्ट्रुअल फेज की बात की जा रही है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। Cells of endometrium secretions, blood and unfertilized ovum constitute the menstrual flow. Progesterone production is reduced. ये बात याद रखें, यहाँ इस फेज में प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। फिर ये फॉलिकुलर फेज जो 6 से 13 दिन तक रहता है। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम रिब्यूल्ड्स। अब जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, अब ये पूरा ब्रेक नहीं हो जाता, इसका छोटा सा एक हिस्सा इंटैक्ट रहता है, उससे नई बिल्डिंग हो जाती है। फिर किसकी? एंडोमेट्रियम की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज होती है इसमें, ये बढ़ जाती हैं इसमें। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो जाती है, फॉलिकुलर डेवलप हो जाएगा और एस्ट्रोजन की भी लेवल इंक्रीज होगी। उसके बाद है ओवुलेटरी फेज। याद रखिए ओवुलेटरी फेज में होता है ओवुल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवुल्यूशन? ओवुल्यूशन मीन्स सिंपली द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। इट ऑकर्स रफली ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें एक अहम रोल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवुल्यूशन के लिए कौन सी हार्मोन ज़रूरी है, दैट्स LH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसके बाद है ओवुल्यूशन ऑकर्स, ओवुल्यूशन हो जाती है। इसके बाद है द लास्ट फेज दैट इज़ द ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज जो है ये 15 से 28 डेज तक रहता है। इसकी ड्यूरेशन फ्रॉम डे 15 टू डे 28। इसमें क्या हो जाता है, जो इसको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। इसमें एक अहम चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल इंक्रीज हो जाती है और इससे एंडोमेट्रियम ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर यूट्राइन ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं और कार्पस ल्यूटम बन जाता है। आपको पता है कि ये जब आप देखते हैं कि यहाँ पे जब ये ओम रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे एक येलो स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको आप कार्पस ल्यूटम कहते हैं। यही कार्पस ल्यूटम रिलीज कर देता है हार्मोन जिसको आप कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये आप याद रखें। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद क्या है। यहाँ पे इसके बाद होती है शुरू प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। गैमेटोजेनेसिस सिंपली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स। जब गैमीट्स बनते हैं उस प्रोसेस को आप गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमीट्स दो तरीके के हुए, फीमेल्स में ओवा हुए तो मेल्स में स्पर्मेटोजोआ हुए। अब फीमेल्स की अगर आप बात करेंगे तो फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहा जाएगा, मेल्स में गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा। अब ये जो oogenesis है सिंपली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवा। जैसा यहाँ पे लिखा भी आप पाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट ओवम इज कॉल्ड oogenesis। मेच्योर फीमेल गैमीट बनने के प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। ये यहाँ पे ओवम बना तो इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। द सेल्स ऑफ जर्मिनल इप्थिलियम ऑफ द ओवरी डिवाइड बाय माइटोसिस produce undifferentiated germ cells called egg mother cells or oogonia। अब जो इसमें जर्मिनल इप्थिलियम की सेल्स होती हैं ओवरी में, वही माइटोसिस के जरिए बनाते हैं सेल्स जिनको आप कहते हैं एग मदर सेल्स। ये है एग मदर सेल्स, और इसको आप oogonia भी कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें oogonia मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन के जरिए oogonia मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये बनाते हैं एग्स का एक कार्ड बनाते हैं जिसको आप कहते हैं एग ट्यूबा प्लंगर। ये है यहाँ पे एग ट्यूबा प्लंगर। देखिए ये oogonia मल्टीप्लाई हुए, उन्होंने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं एग ट्यूब। ये है एग ट्यूब, इसको एग ट्यूबा प्लंगर भी कभार कहा जाता है, एग ट्यूबा प्लंगर। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इस वाले स्ट्रक्चर में, इस तरीके के एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको आप कहते हैं इस तरीके के। अब ये एग्स इस तरीके के हुए, अब इसको कहा जाता है एग नेस्ट। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है, एग नेस्ट में क्या होता है, one cell in the egg nest begins to grow
एंड फॉर्म्स द प्राइमरी oocyte। बाकी जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप याद रखिए कि ये जो बहुत सारे यहाँ पे एग नेस्ट में बहुत सारी जो आप देख रहे हैं सेल्स, इनमें से एक ही सेल कन्वर्ट हो जाएगी इस स्ट्रक्चर में जिसको आप कहते हैं प्राइमरी oocyte, बाकी डिजेनरेट हो जाएंगे। अब देखिए एक प्रोसेस यहाँ आपको याद रखना होगा, जो प्रोसेस ऑफ oogenesis है इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर्ड विद स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी इन केस ऑफ द मेल्स, लेकिन oogenesis का प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड एंड इट गेट्स कंप्लीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल। क्या मतलब हुआ इसका, जब इस फीमेल बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, इसकी ओरी में डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाती हैं और ओवा बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जाके फिर एक बार देखेंगे क्या प्रोसेस होंगी। आप देखिए oocytes आर अरेस्टेड, लेकिन देखिए जो ही प्राइमरी oocytes बने, अब इनके बाद क्या होगा, प्राइमरी oocyte में जब ये फिर प्राइमरी oocyte बनेगा, इसके बाद सेकेंडरी oocyte बनने का प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा उसमें हो जाएगी मियास, और मियास में पहले ही ये मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लेटिन फेज में मियास अरेस्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसको कहा जाता है रेस्टिंग स्टेज फर्स्ट, और इसको मियाटिक अरेस्ट फर्स्ट भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये कब ओवर होगा, ये तब ओवर होगा जब ये फीमेल अब अटेंड करेगी सेक्सुअल मैच्योरिटी। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ये प्रोसेस होता है बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, oogenesis शुरू हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte बने वही कि इसके बाद क्या होगा, जो ही सेकेंडरी oocyte बनने शुरू हो जाए तो मियासिस शुरू हो जाएगी। मियाटिक 2 साइकिल्स होते हैं, लेकिन पहले ही मियासिस में डिप्लोटीन स्टेज में मियासिस बंद हो गई, इसको कहा जाता है फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज, और इसको कहा जाता है द मियाटिक अरेस्ट फर्स्ट। फिर इस मियाटिक अरेस्ट फर्स्ट से जब सेल निकल जाएगी तब उसमें क्या होगा, तब इस फीमेल ने सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसको प्यूबरिटी कहते हैं अटेंड की हुई होती है। इसके बाद हो जाता है प्रोसेस, ये आपको पता ही है। बाकी वो एंट्रम क्या मसला होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें जब वो कैविटी आप देखते हैं उसको एंट्रम कहते हैं। जब ओवम रिलीज हो जाता है वहाँ से फिर ये उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन दिया है। अब फिर बन जाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी निकल आती है। फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आप इस लेक्चर को तभी अटेम्प्ट करें जब आपने डिटेल में पढ़ा है। ये रिवीजन लेक्चर है, आपके नीट और 12th की लेवल को एनहांस कर रहा है, तो आपको वो डिटेल में पढ़ना है। वैसे प्रोसेस वहाँ पे क्या होते हैं, तो एक रिपीटिशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, फिर ओटिड बनती है। लेकिन सेकंड मैचुरेशन डिवीजन में भी मेटाफेज स्टेज पे oogenesis स्टॉप हो जाती है और ये तभी रिज्यूम हो जाएगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो जो हमने अभी मेंस्ट्रुएशन पढ़ी है उसमें जो बाहर निकलेगा ओम अनफर्टिलाइज, दैट वुड बी इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज विद द मेटाफेज सेकंड अरेस्टेड। ठीक है, तो मेटाफेज सेकंड जो अरेस्ट किया गया है वो तभी खत्म होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे ये कुछ हार्मोनल चेंजेस दिखाई गई हैं कि कैसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं oogenesis के दौरान। इसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि आप जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। आपको पता ही है कि स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया में जो प्रोलिफरेशन होती है, पहला फेज चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस से या oogenesis से, इसमें पहला फेज होता है प्रोलिफरेशन फेज। इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं, जैसे oogonia वो पहले डिवाइड करेंगे। फिर उसमें होता है ग्रोथ फेज, फिर बनेंगी प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस रेस्पेक्टिवली। फिर होता है मैचुरेशन फेज जिसको आप कहते हैं मैचुरेशन फेज, उसमें मियास हो जाती है। वैसे भी यहाँ पे भी होगा। तो फिर एट द एंड ऑफ द व्हाट वी कॉल एज दिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में एक स्पर्म से 4 स्पर्मेटिड्स बनती हैं और फिर स्पर्मेटिड्स, हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ बनता है। लेकिन oogenesis में आपको याद रखना है कि oogenesis एट द एंड ऑफ द oogenesis एक प्राइमरी जो है ये या एक oogoनियम जो है उससे एक oocyte और 3 पोलर बॉडीज बनती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ये आपको नीट में भी पूछा जाता है कि अगर एक oocyte है, एक oocyte से कितने ओवम बनेंगे, बस एक ओवम बनेगा और 3 सेल्स बन जाएंगे, वो पोलर बॉडीज कहलाएंगे। अब वो क्यों बनती हैं, दैट इज टू डिस्कार्ड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 3 फेज होंगी, प्रोलिफरेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज।
ये चीज़ें होती जाएंगी। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो चाहे ये एग मदर सेल है या स्पर्म मदर सेल है, ये दोनों डिप्लॉयड होती है, और लास्ट में जो गैमिट हमें मिलता है वो हैप्लॉयड होता है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं हम इस चीज़ को। Each primary spermatocyte which is diploid undergoes two successive divisions। मियास की बात की जा रही है, जो मैचुरेशन डिवीजन में होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 मियाटिक डिवीजन्स होंगे, तो उसकी वजह से एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे क्या बनेंगी, उससे बनेंगी 4 स्पर्मेटिड्स, और हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ लेटर बनेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड तब्दील हो जाती है किस में, स्पर्म में, इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें भी अलग किस्म की चेंजेस आती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे मैंने अभी कहा, स्पर्म्स आर फाइनली रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब स्पर्म रिलीज हो जाते उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है। ए टिपिकल मैमलियन स्पर्म, अब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात हो जाए। अब टिपिकल मैमलियन स्पर्म जो है, इसमें होता है एक हेड, यहाँ पे हेड, इसके बाद हेड के बाद यहाँ पे नेक होती है, फिर यहाँ पे होता है मिडल पीस, फिर यहाँ पे टेल होता है। तो ये जो हेड है, हेड के ऊपर होता है एक चीज़ जिसको आप कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जो है ये एक मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है, इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसेंस, एक्रोसिन, जुना डिजेनरेटिंग एंजाइम्स, कॉर्ना पेंट्रेटिंग एंजाइम्स, हाइलोरिनिडेस, बहुत सारी इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं इसमें। और इसमें कंडेंसड फॉर्म में डीएनए होता है। यहाँ पे ये नेक है, नेक में प्रोक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल होता है, मिडल पीस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज किए होते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल को जो इस मिडल पीस में होता है उसको निबन कैरन, या नेक, इस मिडल पीस को आप नेबन कैरन भी कह सकते हैं। इसके बाद होता है टेल। एक और चीज़ आप याद रखें, मैनचेटे। मैनचेटे इज थिन कंडेंसड लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म फाउंड इन स्पर्म। और यहाँ पे एक और बात जो मैंने अभी की थी वो इस बारे में की थी कि जो इसमें मिडल पीस होता है उसको नेबन कैरन भी कहा जाता है। एक नई टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिडल पीस है स्पर्म का उसको क्या कहा जाता है, उसको नेबन कैरन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या है, लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं आप। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड सेल, ये भी हैप्लॉइड सेल, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड सेल। ये प्रोसेस हुआ किसका, ये जो प्रोसेस आपका ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। लेकिन आपको याद रखना है मैमल्स में फर्टिलाइजेशन होती है इन द फैलोपियन ट्यूब और इन एम्प्लिरिस्थमेटिक जंक्शन। अब आपको याद रखना है कि कुछ चेंजेस होती हैं इसमें। देखिए फर्टिलाइजेशन में कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस आती हैं। पहले जो स्पर्मेटोजोआ है ये इस काबिल नहीं है कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। अब फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में इनकी हो जाती है कैपेसिटेशन, ये याद रखें आप, ये टर्म इनकी हो जाती है वहाँ पे कैपेसिटेशन। इसमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म का हेड, बाकी जो चीज़ें इसकी, इन पे कुछ मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट किए हुए होते हैं जिसकी वजह से ये इस काबिल नहीं रहते कि ये फर्टिलाइजेशन करे। लेकिन कैपेसिटेशन के दौरान इन मॉलिक्यूल्स को, जैसे कोलेस्ट्रॉल के कुछ एक्सेसिव मॉलिक्यूल्स और कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको आप डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स भी कह सकते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। तो इसकी वजह से स्पर्म इस काबिल बन जाते हैं कि अभी फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रहे कि ये जो ओम है ये ऊलिमा है ओम का, यह है इसका जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल कहते हैं ओम के न्यूक्लियस को। तो यह इसका ऊलिमा, ऊलिमा है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, ओम का। और इसके बाद यहाँ पे होता है जूना पेलिस्यूडा, ये लेयर होती है, फिर इसके बाहर होती है कार्ना रेडिएटा की लेयर, ऐसे। लेकिन अब जो ही स्पर्म इसके नज़दीक आएगा तो ये हुआ इसका एक्रोसोम। ये एक्रोसोम रिलीज करेगा कुछ एंजाइम्स जिनमें है हाइलारिनडेस और है कार्ना पेंट्रेटिंग एंजाइम और है जूना लाइसेंस। वो इसको एक डिजेनरेट करेंगे, एनिमल पोल साइड की तरफ से स्पर्म आएगा अप्रोच करने टुवर्ड्स ओम। तो यहाँ पे ये एंजाइम्स रिलीज होंगी और यहाँ पे एक जगह क्रिएट करेंगी जिसको आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन कून। तो उसी के थ्रू फिर ये स्पर्म ओम के अंदर जाएगा। लेकिन इससे पहले कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये याद रखना है कि ओम के ऊपर, ओम के
सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ये है फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से स्पर्म के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। वो कहलाते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ये पहचानते हैं एक ही स्पीशीज के फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बंद हो जाएंगे, उसको उस प्रोसेस को फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसका मतलब है कि एक स्पीशीज का स्पर्म उसी स्पीशीज के ओम को फर्टिलाइज करेगा, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। और दूसरी एक रिएक्शन है जिसको आप कहते हैं जो इसमें होती है, जिसको आप कहते हैं एक्रोजोम रिएक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्रोजोम बर्स्ट हो जाएगा, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा जिनकी वजह से कॉर्ना रेडिएटा, ज़ुना पैलिसोडा, एग कोट्स डिजेनरेट हो जाएंगे, उसको कहा जाता है एक्रोजोम रिएक्शन। और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन में एक और प्रोसेस यहाँ पे आपको याद रखनी, जब फर्टिलाइजेशन ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे ओम के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पेरिफेरल एरिया में जिनको आप कहते हैं कार्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कार्टिकल ग्रैन्यूल्स फट के कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो यहाँ पे एक इस मेम्ब्रेन ओलिमा को मजबूत कराएंगे और ये एक मेम्ब्रेन बनाएगी जिसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ये अब जो स्पर्म ओम के अंदर गया वो गया, अब ये किसी और स्पर्म को एग के अंदर जाने नहीं देंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। अगर एक से ज़्यादा स्पर्मेटोजोआ ओम के अंदर दाखिल हुए लेकिन उसको ये ब्लॉक करते हैं, ये है ब्लॉकेज ऑफ द पॉलीस्पर्मी बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये परमानेंट ब्लॉक है टुवर्ड्स पॉलीस्पर्मी। इससे पहले भी कुछ आयनिक मूवमेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से एक टेम्पररी ब्लॉक टुवर्ड्स पॉलीस्पर्मी होता है, तब तक जब तक कि परमानेंट ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप ना हो जाए। तो जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होती है। इसके बाद है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। अब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए अब क्या होता है, अब ये जो आपने देखा, ये जो अब जाइगोट बना, अब जाइगोट में एक मसला है कि जाइगोट हमारे नॉर्मल बॉडी सेल से बड़ी एक सेल है। अब इसमें क्या करना है हमने, अब इसमें हमने करानी है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज माइटासी की तरह होती है। माइटास में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से क्लीवेज में भी होता है, बट इट ऑकर्स वेरी रैपिडली। एक तो ये बहुत तेज़ होती है, दूसरी बात इसमें इंटरफेस बहुत छोटा होता है। माइटास में ठीक ठाक ड्यूरेशन का होता है, इसमें इंटरफेस बहुत छोटी ड्यूरेशन का होगा। और एक बात, इसमें जैसे माइटासिस में ग्रोथ हो जाती है इंटरफेस में, यहाँ पे इंटरफेस में कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, इस तरीके से आप समझें कि ये यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे है ये जाइगोट। अब जाइगोट में पहला इस तरीके से क्लीवेज हुआ, दूसरा इस तरीके से हुआ, तीसरा इस तरीके से, चौथा इसी तरीके से। जितने क्लीवेजेस हो जाएंगे उतना ही सेल साइज छोटा होता चला जाएगा। माइटास में क्या होता है, माइटास में ये एक सेल है, इसमें माइटास हुई, अब यहाँ पे एक सेल बनी, यहाँ पे दूसरी सेल बनी। अब इससे क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनी उनका साइज बराबर हो जाता है पेरेंट सेल के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो ही क्लीवेज प्रोग्रेस हो जाता है तो सेल्स का साइज जो है घटना शुरू हो जाता है। कब तक? जब तक इनका साइज नॉर्मल बॉडी सेल्स के साइज के बराबर नहीं हो जाए। और एक बात, जितनी सेल बड़ी है उतना उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कम होगा। तो जाइगोट का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कम होगा। हमारी जनरल बॉडी सेल्स जो जाइगोट से छोटी हैं उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ज़्यादा होगा। तो हमने जाइगोट, जो ही जाइगोट का डिवीजन होगा बाय क्लीवेज, छोटी छोटी सेल्स बनती जाएंगी जिनको आप ब्लास्टोमर्स कहेंगे। तो साथ ही में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ता चला जाएगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि नॉर्मल सेल्स के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो के बराबर ना हो जाए। और सेल्स का साइज तब तक घटता जाएगा बाय क्लीवेज जब तक उनका साइज भी जो है नॉर्मल बॉडी सेल्स के बराबर नहीं हो जाएगा। अब क्लीवेज जो है, क्लीवेज के कुछ टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्लीवेज हुआ ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज। यहाँ से ये है एनिमल पोल जाइगोट का, ये है वेजिटल पोल। ओम में भी होते हैं एनिमल पोल, वेजिटल पोल, थोड़ा बहुत इनके बारे में आप पढ़े, एनिमल पोल वेजिटल पोल क्या होते हैं। दो पोल्स होते हैं एग में। अब यहाँ पे ये एनिमल पोल है। अगर क्लीवेज कंप्लीट हुआ फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, इसको आप कहते हैं हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। वी कॉल इट एज हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर इनकम्प्लीट हुआ, मान लीजिए आधे ही एरिया में हुआ, यहाँ से यहाँ तक ही हुआ, इसको कहा जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ह्यूमन जाइगोट में पहला जो क्लीवेज होता है वो होता है स्लाइटली अनइक्वल हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। स्लाइटली अनइक्वल का मतलब है ये जो ब्लास्टोमर है ये थोड़ा सा बड़ा होता है इस ब्लास्टोमर की निस्बतन।
तो इसको स्लाइटली अनइक्वल होलोब्लास्टिक कहा जाता है। जो दूसरा क्लीवेज होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वेरी प्लान। जो पहला क्लीवेज होगा उस क्लीवेज के प्लान के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही पहला क्लीवेज होता है, ये पहला क्लीवेज यहाँ पे आप देखें स्लाइटली अनइक्वल होलोब्लास्ट, दूसरा जब होगा इसमें ट्रांजिटरी 3 सेल स्टेज बनेगा। इसके बाद ये कंप्लीट होगा और 4 ब्लास्टोमर स्टेज बनेगा, 4 ब्लास्टोमर स्टेज यहाँ पे। इसके बाद 8 ब्लास्टोमर, फिर 16 ब्लास्टोमर स्टेज बनेगा और एक ये सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स बनती चली जाएगी इस तरीके से, और जाइगोट एक सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स में तब्दील होती चली जाएगी ऐसे। जो सेल्स विद द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज बनती है उनको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। इस सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स को आप कहते हैं मॉरूला, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉरुलेशन। तो मॉरुला एक सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स है जो बनती हैं इससे क्लीवेज से। इसमें 8 से 16 तक के ब्लास्टोमर्स होते हैं, और मलबरी है मतलब इसका मारुला का, जैसे मलबरी का फ्रूट होता है वैसे ही दिखने में ये भी होता है मारुला। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, मारुलेशन के बाद क्या होगा, देखिए ये मारुला हुआ, अब ये इसमें सेल्स हैं, ये हुआ मारुला। मारुला होगा कन्वर्ट एक स्टेज में, देखिए यहाँ पे ये लेयर है सेल्स, ये इस स्टेज में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जमा हो जाएंगी ये सेल्स, और यहाँ पे एक कैविटी बनेगी जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोस्यूल। इसमें एक फ्लूइड जमा हो जाएगी। अब ये मारुला नहीं रहा, अब इसको आप ब्लास्टुला कह सकते हैं, या ह्यूमन्स मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है इसको। ये है सेल मास जिसको आप इनर सेल मास भी कहते हैं। तो इसमें एक कैविटी डेवलप होगी तो इसको आप ब्लास्टोस्यूल कहते हैं, और इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है या ब्लास्टुला कहा जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी मारुलेशन। देखिए मारुलेशन में क्या होगा, अब ब्लास्टुला कन्वर्ट होगा मारुला में। देखिए मारुला में क्या होता है, मारुलेशन में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान रखें कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मारुलेशन में क्या होगा। ये ब्लास्टुला आपको याद रहा, ब्लास्टुला क्या है। अब इसके बाद है मारुला। देखिए यहाँ पे अब मारुलेशन इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे ये जो लेयर सेल्स की है इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर और ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट लेयर या ट्रोफोएक्टोडर्म। और यहाँ पे है ये इनर सेल मास, ठीक है, दिस इज इनर सेल मास। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट फेज ड्यूरिंग, अभी कंटिन्यू है मारुलेशन। अब क्या होगा इसके बाद मारुलेशन में, देखिए अब मारुलेशन में क्या होगा, देखिए अब ये मैंने थोड़ी एक बड़ी डायग्राम बनाई, ये है ट्रोफोएक्टोडर्म। अब इनर सेल मास जो है वो इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है, ये है ट्रोफोएक्टोडर्म और ये है इनर सेल मास। ये है सेल मास, इनर सेल मास, ये है ट्रोफोएक्टोडर्म। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद फिर एक बार यहाँ पे आइए, देखिए ये है ट्रोफोएक्टोडर्म, दिस इज ट्रोफोएक्टोडर्म। अब यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी और जो इनर सेल मास है वो इस तरीके की एक लेयर बनाएगा जिसको आप कहेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क। और यहाँ पे है ये ट्रोफोएक्टोडर्म, ये यहाँ पे है इस तरीके की एक लेयर सेल्स की ट्रोफोएक्टोडर्म के अंदर से बनेगी जिनको आप कहेंगे एमाइनोजेनिक सेल्स। और यहाँ पे जो ये कैविटी बनेगी इसको आप कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और यहाँ पे अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, यहाँ पे अब ये ब्लास्टोस्यूल नहीं रहा, अब ये बना प्राइमरी योग से। क्या बना अभी, प्राइमरी योग से। और ये जो इनर सेल मास इससे पहले था ये अब लेयर सेल्स की बनाएगी जिसको आप कहेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में इस एम्ब्रियोनिक डिस्क को देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या होगा। देखिए यहाँ पे आइए आप, देखिए ये है आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क, दिस इज द एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब एम्ब्रियोनिक डिस्क में आप 2 लेयर सेल्स की देखेंगे। ये ऊपर वाली लेयर जो है इट इज नोन एज एपिब्लास्ट, ये जो लोअर लेयर है सेल्स की इट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। 2 लेयर्स बनेंगी सेल्स की। अब इस एपिब्लास्ट से बनेगी एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट से बनेगी एंडोडर्म। फिर धीरे धीरे जब हम आगे चले जाएंगे हम देखेंगे कि एपिब्लास्ट से मेसोडर्म भी बनेगी। देखिए अब फिर एक बार यहाँ पे आइए, ये है अब ये है हाइपोब्लास्ट, सॉरी एपिब्लास्ट, ये है, ये मैं जो बना रहा हूँ ये है हाइपोब्लास्ट। अब यहाँ पे है इसके 3 हिस्से, एंटीरियर पार्ट ऑफ द जिसको आप कहते हैं सेफेलिक मार्जिन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, मैन बॉडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क और कॉर्डल मार्जिन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होगा एट द कॉर्डल मार्जिन देयर बिगिंस डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ये बनाएंगे अब मेसोडर्मल सेल्स, ये बनाएगी मेसोडर्म।
ये हाइपोब्लास्ट है, ये बनाएगी एंडोडर्म। जो रिमेनिंग पार्ट है एपिब्लास्ट, ये बनाएगी आप एक्टोडर्म। दिस विल फॉर्म द एक्टोडर्म। तो 3 जर्म लेयर्स बनेंगी। अब ये डायग्राम हम इसमें फिट करेंगे कि मारुला में उस वक्त स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए यहाँ पे है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अब ठीक है, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये अब रहेगी यहाँ पे एक्टोडर्म के लिए, ठीक है, और ये रहेगी एंडोडर्म के लिए, और ये जो एरिया है अब ये कहलाएगा सेकेंडरी ऑक्सील। इस सारे एरिया में चली जाएगी ये मेसोडर्म। अब फिर मेसोडर्म का क्या होगा, मेसोडर्म अब स्प्लिट हो जाएगी। एक हिस्सा इसका यहाँ पे चला जाएगा, इस ट्रोफोब्लास्ट को अंदर से लाइन करेगा वो, दूसरा हिस्सा इसको बाहर से लाइन करेगा। तो इसके दरमियान जो कैविटी बनेगी वो बनेगी सीलोम बाय शेजोसीलस पैटर्न, दैट्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। तो इस तरीके से 3 जर्म लेयर्स हमारी बनी। अब जर्म लेयर जो बन गई, अब देख लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है जो जर्म लेयर्स बनी, ये 3 जर्म लेयर्स बनी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। लेकिन इससे पहले का हमने देखना है, जब हम इस स्टेज पे थे कि हम कह रहे थे कि भाई ये एक्टोडर्म है, सॉरी ये है ट्रोफोब्लास्ट, और ये है यहाँ पे इनर सेल मास, ये है ब्लास्टोस्यूल। इस स्टेज को आप ब्लास्टुला कह सकते हैं, या मैमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। इस स्टेज में एक अहम प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं इम्प्लांटेशन। एक अहम प्रोसेस इसी स्टेज में होता है जिसको आप कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि ये ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला बनाने से पहले इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे ये इम्प्लांट हो जाता है, इन द यूटरस। यहाँ पे ये यूटरस है, इसका एंडोमेट्रियम, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है थ्रू द एनिमल पोल साइड, ठीक है। अब ये इम्प्लांट होके ही गैस्ट्रुलेशन होगी, क्योंकि आपको नीट में भी पूछा जाता है कभी कभार कि आप बताइए कि इम्प्लांटेशन कब होगी। इम्प्लांटेशन होगी ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। तो इस टाइम पे हम, जब ये इम्प्लांटेशन होगी, इसके बाद होगी गैस्ट्रुलेशन, लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद एक हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसको आप कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। इसको आप सर्च कर सकते हैं इन ब्लड और यूरिन ऑफ द फीमेल बाय अ टेस्ट विच यू कॉल एज ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट का मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम इसी चीज़ को ढूंढते हैं, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन को। इसके लिए सैंपल आप ब्लड ले सकते हैं या आप यूरिन भी ले सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल का। तो अब इसके बाद है सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो एंड लेटर फॉर। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, लेकिन लेटर ऑन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कोरियन और एमनियन बनाती हैं। वो क्या है वो आगे जाके हम देख लेंगे। तो इसके बाद, और एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया बोलना आपको, जो ज़ूना पैलिस्यूडा होता है ओवम का, वो इसी के साथ रहता है जब तक कि ये जाइगोट ना बने, फिर जब तक ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कंप्लीट ना करे। उसके बाद ये इम्प्लांट जब हो जाए ब्लास्टोसिस्ट, फिर डिजेनरेट हो जाती है ज़ूना पैलिस्यूडा उसी टाइम पे। क्यों? ये प्रिवेंट करती है ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एट सम इम्प्रॉपर साइट। क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होनी है, वो होनी है इन द व्हाट वी कॉल एज यूट्रस। अगर उसके बाहर होती है कहीं पे फैलोपियन ट्यूब में, कहीं और पे, वो एक डिसऑर्डर है जिसको कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके बाद चलिए यहाँ पे, अब मॉरुलेशन कंप्लीट हो गई। देखिए मॉरुलेशन कंप्लीट हुई, 3 जर्म लेयर्स बने, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म से क्या बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे आप पाते हैं, एपिडर्म स्किन की बनेगी, हियर्स, नील्स, नर्वस सिस्टम, मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड बनेगा इससे, आई लैंस, इनर ईयर, नेजल इप्थिलियम। इसी तरीके से मेसोडर्म से बनेगी डर्म्स ऑफ स्किन, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, किडनीज, ये चीज़ें, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, स्प्लीन, ये चीज़ें बनेंगी। एंडोडर्म से क्या बनेगा, ये चीज़ें आप बुक से चेक कर लीजिए, देख लीजिए, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, टंग, इप्थिलियम, पैनक्रियाज, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, ये चीज़ें बन जाएंगी। तो इसके बाद जेस्टेशन पीरियड शुरू होगा। अब ये 9 मंथ्स का होता है, ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो रिमेन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें ग्रोथ होती चली जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 मंथ प्रेगनेंसी का कंप्लीट होगा, एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा, दूसरी चीज़ें साथ साथ में आती चलेगी। फिर है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है चाइल्ड बर्थ। अब इसमें कुछ हार्मोन्स का रोल है, जैसे ऑक्सीटोसिन का है विच स्टिमुलेट्स लेबर पेन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
लेकिन जब ये होगी पार्चुरेशन, उसके बाद लैक्टेशन का प्रोसेस होगा। फीमेल अब लैक्टेट करेगी, ये बच्चे के लिए मिल्क प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो पहला द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल 5 days ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए। आफ्टर बर्थ भी एक टर्म है, ये याद रखिए। द आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी प्लेसेंटा, जब बर्थ हो जाती है बेबी की, उसके बाद जो बचा खुचा वहाँ पे रह जाता है प्लेसेंटा, रिमेन्स ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, बाकी सारी चीज़ें, उनको कहा जाता है आफ्टर बर्थ। तो ये भी आप याद रखें। तो इसके साथ ही ये जो पहला सब यूनिट था इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट को हम लेंगे, दूसरे सब यूनिट को लेंगे और साथ साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करते जाएंगे।